नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, जो कि हम कहते हैं एंटीकोलिन स्ट्रेस। एंटीकोलिन स्ट्रेस का मतलब ये है कि जो हमारे स्ट्रेस एंजाइम है स्टेनकोलिन स्ट्रेस, उसको हम इनहिबिट करेंगे। उसको इनहिबिट करेंगे तो हमारा स्टेनकोलिन ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़्यादा होगा तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी ड्रग्स। तो हमने इसकी ड्रग्स पढ़ी थी जो कि थी हमारी शॉर्ट एक्टिंग, फिर थी इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है, और फिर लॉन्ग एक्टिंग जो है वो बाद में आ रही थी। लेकिन ये वाली ड्रग्स मैंने आपकी क्लासिफिकेशन में ऐड नहीं की थी, वो मैं यहाँ बताती हूँ आपको। ये 3 ड्रग्स हैं जो कि हमारी कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करती हैं, स्टेनकोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। ये 3 ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होती हैं और ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली ये सीएनएस के अंदर ड्रग्स हैं, लेकिन यहाँ बताती चलूँ मैं आपको इसमें कौन कौन सी है। रिवास्टिगमीन, गैलेंटामीन और डोनपेजिल। आपने इसका निमोनिक बनाना है तो आप याद कर लें, डोन रीवा फॉरगेट गाला, ठीक है, डोन रीवा फॉरगेट गाला, गैलेंटामीन, डोनपेजिल, रिवास्टिगमीन। इसका एक्शन आपने याद कर लिया है। अगर आपसे पूछें कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो आपने ये बताना है, इसका एक्शन क्या आपने ये बताना है, इसका इफेक्ट क्या है। जो भी आपसे पूछा जाए आप जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये लिख सकते हैं। तो हमने बता दिया इसका कि इसका जो यूज़ है वो अल्जाइमर डिजीज़ में है और इसके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग जो कि है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम अल्कोहल ड्राइव थी, ये भी इनहिबिट करती है स्टेनकोलिन स्ट्रेस को। सबका मैकेनिज्म सेम ही है। अब हम यूज़ करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए माइस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है, सिर्फ और सिर्फ 5 to 15 मिनट्स तक ये काम करती है। अगर हम ऐसे पेशेंट जिनको माइस्थीनिया ग्रेविस है, अगर हम उनको ये ड्रग दें तो क्या होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस फ़ौरन से उनका इम्प्रूव कर जाएगा। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस बिल्कुल फ़ौरन से इम्प्रूव कर जाए तो हम ये कहते हैं कि ये पेशेंट जो है माइस्थीनिया ग्रेविस का है। इसके अलावा अगर NM ब्लॉक हो गया है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक है, जो कि हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटोलिटिक ड्रग्स या कोलिनोलिटिक ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम को इनहिबिट करती हैं, उसको रिवर्स करने के लिए, ठीक है, या समझ लें एंटीडोट के तौर पर हम एड्रोफोनियम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी नियोस्टिगमीन की। नियोस्टिगमीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका UQs के लिहाज से। एड्रोफोनियम MCQs के लिए इंपॉर्टेंट था, ये UQ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम वही मैकेनिज्म है इसका, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि नियोस्टिगमीन जो है वो CNS को पेनिट्रेशन नहीं करवाती। NC याद रखना है कि नो CNS पेनिट्रेशन, ठीक है। और मेनली हमने पढ़ा था कि कार्बामेट है और इसका जो ड्यूरेशन है वो हमने पढ़ा था कि तकरीबन 2 आवर्स तक ये काम कर सकता है। जहाँ हमने कहा था कि माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए एड्रोफोनियम यूज़ होता है, ये लॉन्ग एक्टिंग है थोड़ा सा, या इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग है। सो ये जो है हम यूज़ करते रहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम इसको दे देंगे तो सिम्टम जो है वो इम्प्रूव रहेंगे काफ़ी देर तक। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोजेनिक आइलियस, ठीक है। आइलियस क्या होता है कि जो आपकी गट है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है जब आप उसको हैंडलिंग करते हैं ऑपरेशन के दौरान, तो उसको हम स्टिमुलेट करने के लिए नियोस्टिगमीन दे सकते हैं ताकि जब तक वो अपने पहले वाली कंडीशन में नहीं आती। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन के लिए यूज़ करते हैं इसको, और इसके अलावा रिवर्सल ऑफ NM ब्लॉक। तो आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है, आपका जो पूछा जाता है आपसे वो है माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, और इसके अलावा यूरिन रिटेंशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पाइरोस्टिगमीन, जो कि हमने कहा था कि काफ़ी घंटों तक ये काम कर सकती है, लॉन्ग एक्टिंग है, सेम मैकेनिज्म है इसका। साथ ही साथ पाइरोस्टिगमीन मसल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती है। ये भी CNS पेनिट्रेशन नहीं करती, ना ही हमारी नियोस्टिगमीन CNS में जाती है, ना ही पाइरोस्टिगमीन CNS के अंदर जाती है। ये यूज़ करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए। इसके पाइरोस्टिगमीन क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है, अगर इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को अगर हमने कंट्रोल करना है साथ हमने इसके यूज़ करना है ग्लाइकोपाइरोलेट और हियासोसियामीन को, ताकि इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। फिर हमारी लास्ट ड्रग है फाइसोस्टिगमीन। जहाँ हमने बात की नियोस्टिगमीन की और पाइरोस्टिगमीन की, वो CNS को क्रॉस नहीं करती, लेकिन फाइसोस्टिगमीन वो क्रॉस करती है CNS को, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और CNS पे जाके इसका इफ़ेक्ट होता है। सो हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं ये अपने याद रखना है कि ये जो हमारी ड्रग्स होंगी, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी, उनकी टॉक्सिसिटी को
रिवर्स करने के लिए एज अ एंटीडोट फाइसोस्टिगमेन यूज़ होता है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और आपने इसको याद रखना है कि एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है। एट्रोपिन की ओवरडोज को रिवर्स करने के लिए फाइसोस्टिगमेन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको एक्यूट ग्लाउकोमा के लिए भी यूज़ करते हैं। सो आपने इसका जो ये चीज़ पॉइंट है ये आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज टॉक्सिसिटी। अगर आप जो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की बात हमने की थी, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होती है, स्प्रे में क्या होता है, पैराथायोन होता है और इसके अलावा एक और ड्रग है जिसे हम कहते हैं मेलाथायोन। लेकिन पैराथायोन जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है। पैराथायोन जो है वो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। ये एक इंसेक्टिसाइड है। सो इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है कि बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होने से क्या होंगे, इसके मस्करीनिक इफ़ेक्ट आएंगे। मस्करीनिक इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे आपने याद रखना है, डम्बल से, DUMBBELS, डम्बल से आपने इसको याद रखना है। डी से क्या होगा, हमें पता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो बढ़ जाएगी। GIT की मोटिलिटी होगी तो डायरिया होगा, ठीक है। यूरिन कॉन्टैक्ट करेगी तो यूरिनेशन होगी। पीपल कॉन्टैक्ट करेगा तो मियोसिस होगा। लंग्स के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं, जो कि सीवियर फॉर्म है। फिर हार्ट रेट M2 जो है हमारे मस्कुलिन रिसेप्टर्स को हमारी हार्ट रेट को कम करे तो ब्रेडिकार्डिया होगा। इसके अलावा जो GIT की मोटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि डायरिया भी होगा, साथ वॉमिटिंग भी होगी तो इमेसिस हो जाएगी। हमारे टीयर्स के लैक्रिमल ग्लैंड जो है टीयर्स प्रोड्यूस करेंगे तो लैक्रिमेशन होगी और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे तो स्वेटिंग होगी और हमारी जो सलाइवा प्रोड्यूस होगा तो सैलिवेशन होगी। सो सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं, सेक्रीशंस हैं वो बढ़ गई हैं। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट के वाले पेशेंट अगर आते हैं आपके पास पॉइजनिंग के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इमरजेंसी में, उनको एंटीडोट जो है पहला वो है एट्रोपिन। और एट्रोपिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, वहाँ जाके CNS की जो है हमारी एक्टिविटी को वो रिलीव करता है सिम्टम को। क्योंकि क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से जो CNS पे क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जो CNS इफ़ेक्ट्स हैं वो मेनली कौन कौन से हैं, एक तो मेनली ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, लिथार्जी होती है, सीजर होता है, पेशेंट बिल्कुल बेहोश होता है, कोमा की हालत में भी चला जा सकता है। एट्रोपिनाइजेशन करने से क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है वो रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो वो मस्कुलिनिक स्टिमुलेट हुआ तो हमारा डम्बल्स उसके ओवरडोज से उसकी टॉक्सिसिटी हुई है। और निकोटीनी पे क्या इफेक्ट आएगा, निकोटीन के रिसेप्टर्स को अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो जाएगी, मसल स्पैज्म हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी, फैसिकुलेशंस हो जाएंगी। सो इसके इफ़ेक्ट को हमने एंटागोनाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एंटीडोट प्रालिडोक्साइम। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, लेकिन प्रालिडोक्साइम जो है वो यूज़ करेंगे एट्रोपिन के साथ। मेनली जो एट्रोपिन है वो मस्कुलिनी के साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन प्रालिडोक्साइम जो है वो निकोटीनी के जो साइड इफ़ेक्ट है उसको कंट्रोल करता है। सो ये दोनों एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके UQs में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंड व्हाट आर द क्लिनिकली फाइंडिंग्स ऑफ अ पेशेंट हु हैव ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। सो आपने इसको अच्छे से याद रखना है, ये आपके UQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।